हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज खान शौकत एंड आई अगेन वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। आज हम अपने स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल का लेक्चर नंबर 19 करेंगे और आज के लेक्चर में हम फिर से बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द थियरी ऑफ इंडेक्स नंबर्स। ये इस टॉपिक के रिगार्डिंग हमारा पार्ट 4 रहेगा। अगर इससे पहले वाले 3 पार्ट्स अभी तक आपने नहीं देखे हैं, आप प्ले लिस्ट में जा सकते हो, वहां पे आपको सारे लेक्चर्स एक साथ मिल जाएंगे। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। ये इस टॉपिक के रिगार्डिंग हमारा प्रोबेबली लास्ट पार्ट रहेगा और आज के लेक्चर में हम मोस्टली फैक्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपको एज इट इज याद रखने की जरूरत होगी, और जहां जहां पे मुझे लगेगा कि एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है वहां पे मैं रिक्वायर्ड एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। डैश इंडेक्स नंबर रिफ्लेक्ट द चेंज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ अ कंट्री। आपको बताना है कि वो कौन सा इंडेक्स नंबर होता है जो कि हमें बताता है रिगार्डिंग द चेंज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ अ कंट्री। उस प्राइस इंडेक्स नंबर को हम बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। हु रिलीजेस द फिगर्स ऑफ द होलसेल प्राइस इंडेक्स। आपको बताना है होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि WPI की फिगर्स को कौन रिलीज कर लेता है, कौन बॉडी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। विच इंडेक्स इन इंडिया इज यूज्ड टू इवेल्युएट इन्फ्लेशन। आपको बताना है इंडिया के अंदर हम कौन सा इंडेक्स नंबर इस्तेमाल कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं इन्फ्लेशन को इवेल्युएट करने के लिए और यू कैन से इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसके बाद हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन्फ्लेशन को इवेल्युएट करने के लिए या मेजर करने के लिए, बट इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम होलसेल प्राइस इंडेक्स को इस्तेमाल कर लेते हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। और अगर हम ऑप्शन सी की बात करेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। GDP डेफिलेटर क्या होता है? इट इज वन ऑफ द वेज टू मेजर द नेशनल इनकम, और ये किसके बराबर होता है? नॉमिनल इनकम, और यू कैन से नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाय रियल GDP इनटू 100। ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, ये आप वहां पे भी कवर कर लोगे, बट मुझे लगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए यहां पे मैंने इसको भी लिख लिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स को निकालने के लिए हम एक बास्केट ऑफ गुड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। बास्केट ऑफ गुड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, और यू कैन से बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। आपको बताना है इस बास्केट के अंदर कितने प्रोडक्ट्स आते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज 697। एज इट इज आप ये वाला पॉइंट याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज द बेस ईयर फॉर द होलसेल प्राइस इंडेक्स। आपको बताना है होलसेल प्राइस इंडेक्स को निकालने के लिए हम क्या बेस ईयर कंसिडर करते हैं करंटली। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 2011-2012। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। व्हाट डज द होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI कैलकुलेट। आपको बताना है होलसेल प्राइस इंडेक्स किस चीज को कैलकुलेट कर लेता है। प्राइसेस ऑफ गुड्स ओनली, प्राइसेस ऑफ सर्विसेज ओनली, प्राइसेस ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज प्राइसेस ऑफ गुड्स ओनली। WPI के टाइम पे हम सर्विसेज को कंसिडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। व्हेन इज द होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI बेस्ड इन्फ्लेशन इवेल्युएटेड। आपको बताना है
WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन को हम कब इवेल्युएट कर लेते हैं? एट द टाइम ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहां पे रिटेलर क्या कर रहा होगा? ये जाता है होलसेलर के पास, ठीक है, और यहां पे क्या होती है? पहली बार इन गुड्स के रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन हो जाती है। यहां पे अगर हम इन्फ्लेशन को मेजर करेंगे यहां के प्राइसेस पे, तो उसको हम बोलते हैं WPI बेस्ड इन्फ्लेशन, ठीक है। और ये क्या होती है? फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। डैश प्राइस इंडेक्स नंबर रिफ्लेक्ट द जनरल चेंज इन द रिटेल प्राइसेस ऑफ वेरियस कमोडिटीज। आपको बताना है कि वो कौन सा प्राइस इंडेक्स नंबर होता है जो कि हमें बताता है रिगार्डिंग द जनरल चेंज इन द रिटेल प्राइसेस ऑफ वेरियस कमोडिटीज। यहां पे रिटेल प्राइसेस की बात हो रही है, तो कौन सा इंडेक्स नंबर होगा? रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। हु रिलीजेस द फिगर्स ऑफ द रिटेल प्राइस इंडेक्स। आपको बताना है रिटेल प्राइस इंडेक्स के फिगर्स को रिलीज करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज द NSO, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। और WPI के टाइम पे मैंने आपको क्या बताया था? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रेस्पॉन्सिबल होती है। इन केस ऑफ रिटेल प्राइस इंडेक्स NSO यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रेस्पॉन्सिबल होता है इन रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर के फिगर्स को रिलीज करने के लिए। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। NSO का अर्लियर नेम था CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। CPI की फुल फॉर्म क्या आती है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आपको बताना है CPI और किस किस नाम से जाना जाता है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, प्राइस ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। Now let's talk about question number 11. Which of the following is not a characteristic of CPI number? आपको बताना है इनमें से CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है? ऑप्शन ए की अगर हम बात करेंगे, हेल्पफुल इन मेजरिंग द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। CPI की मदद से हम परचेजिंग पावर ऑफ मनी को इवेल्युएट कर पाते हैं, बिकॉज परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द CPI। इसी तरीके से CPI को हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। हेल्प इन वेज नेगोशिएशन, वेज नेगोशिएशन के लिए भी हम क्या कर सकते हैं? CPI का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। CPI फिस्कल डेफिसिट का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं होता है। होपफुली आपने बजट पढ़ा होगा, वहां पे आपने फिस्कल डेफिसिट की फॉर्मूला पढ़ी होगी एक बार। स्टिल मैं एक बार लिख लेता हूं यहां पे। फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर में आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आता है प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है। मैं फुल फॉर्मूला यहां पे लिखूंगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस हम इसमें से क्या करते हैं? रेवेन्यू रिसीट्स और प्लस क्या करते हैं? नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। ये बजट का कॉन्सेप्ट है, आप इस फॉर्मूला को भी अच्छे से याद रखोगे। और सिंपली यू कैन से फिस्कल डेफिसिट जो होता है दैट इज नथिंग बट द गवर्नमेंट बोरोइंग्स।
इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो। और ये वाला क्वेश्चन FAA के पेपर में पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। व्हाट डज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट? आपको बताना है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किस चीज को कैलकुलेट कर लेता है। प्राइसेस ऑफ सर्विसेज ओनली, प्राइसेस ऑफ गुड्स ओनली, प्राइसेस ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज प्राइसेस ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। जो हमने पढ़ा था इससे पहले WPI क्या कर लेता है, वो इवेल्युएट कर पाता है किसको, प्राइसेस ऑफ गुड्स ओनली। हाउएवर CPI कैलकुलेट कर पाता है प्राइसेस ऑफ गुड्स एज वेल एज प्राइसेस ऑफ सर्विसेज। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। हाउ ऑफन इज द डेटा ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिलीज? आपको बताना है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा है ये कब रिलीज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज एवरी मंथ। ठीक है, और यहां पे एक और एडिशनल पॉइंट में लिखूंगा, दिस इंडेक्स इज रिलीज्ड, किस डेट पे इसको रिलीज किया जाता है, ऑन 20th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। एज इट इज, आप ये पॉइंट भी याद रखोगे। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 14। विच अमंग द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ CPI? आपको बताना है इसमें से कौन कौन सा टाइप आता है CPI का। CPI फॉर IW ये भी होता है, CPI AL भी होता है, CPI RL भी होता है, CPI UNME भी होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ CPI। अब अगर हम CPI IW की बात करेंगे, ये क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इसी पैटर्न पे अगर हम देखेंगे CPI AL क्या होता है, दिस इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल वर्कर्स। और अगर मैं बात करूंगा यहां पे CPI RL की, इट स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल लेबर्स, वर्कर्स यहां पे आप लिखोगे लेबर्स, यहां पे भी लेबर्स। और इन तीनों को पब्लिश करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, कौन इसको कंपाइल कर लेता है, दैट इज लेबर ब्यूरो। ये पॉइंट भी आप अच्छे से याद रखोगे। इन तीनों को कौन कंपाइल कर लेता है, लेबर ब्यूरो। अब अगर हम ऑप्शन नंबर 4 की बात करेंगे, CPI UNME क्या होता है, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज। और कौन रेस्पॉन्सिबल होता है इसको कंपाइल करने के लिए, ठीक है, इट इज कंपाइल्ड बाय NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, ये सारे इसके टाइप्स आ जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। द मेन स्टेप्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स इज /R। आपको बताना है जब भी आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना होगा तो उसके लिए आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। ऑप्शन ए की अगर हम बात करेंगे, स्कोप एंड कवरेज। आपको सबसे पहले कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट करने से पहले ध्यान में रखना होगा स्कोप एज वेल एज कवरेज, यानी कि आपको ये सारी चीजें क्लियरली स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, क्लियरली स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि आप किस क्लास ऑफ पीपल के लिए ये इंडेक्स नंबर बना रहे हो, क्या वो पुअर है, क्या वो रिच है, ठीक है, उनकी इनकम लेवल कितनी है, वो सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करना होगा। और साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, जियोग्राफिकल
एरिया भी कंसिडर करना होगा वाइल कंस्ट्रक्टिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। यानी कि जिस पॉपुलेशन की आप बात कर रहे हो, जिस क्लास ऑफ पीपल की आप बात कर रहे हो, क्या वो रूरल एरियाज में रहते हैं, अर्बन एरियाज में रहते हैं, टाउन्स में रहते हैं, सिटीज में रहते हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है वाइल कंस्ट्रक्टिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे फैमिली बजट इंक्वायरी भी करनी पड़ेगी। फैमिली बजट इंक्वायरी क्या होती है, ये आप कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ सैंपलिंग। आप क्या करोगे, कुछ फैमिलीज के पास जाओगे, ठीक है, उनको पूछोगे कि आप किन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर लेते हो, ठीक है, यानी कि किस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को आप इस्तेमाल कर रहे हो, उनका नेचर कैसा है, कितनी क्वांटिटी आप उनकी इस्तेमाल करते हो, ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी होती हैं while constructing the index cost of living index number. So the right answer of our question number 15 will be option C, that is both A and B. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। Which of the following is / are the methods of constructing cost of living index? आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा मेथड हम इस्तेमाल करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ऑप्शन ए की अगर हम बात करेंगे, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, ये भी एक मेथड होता है। फैमिली बजट मेथड, ये भी एक मेथड होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज बोथ ए एंड बी। ठीक है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे एक और चीज आ जाती है, जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड है, दिस इज ऑल्सो नोन एज वेटेड एग्रीगेट मेथड। इसी पैटर्न पे जो आपका सेकंड टाइप आता है फैमिली बजट मेथड, दिस इज ऑल्सो नोन एज, इस पे क्वेश्चन आया है इसलिए मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूं इस पे, ऑल्सो नोन एज मेथड ऑफ वेटेड रिलेटिव्स। मेथड ऑफ वेटेड रिलेटिव्स, ये पॉइंट भी आप अच्छे से याद रखोगे। Let's talk about question number 17. The method of weighted relatives is also known as, आपको बताना है method of weighted relatives का दूसरा नाम क्या आता है, just मैंने आपको अभी बताया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज फैमिली बजट मेथड। और ये वाला क्वेश्चन JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और वेटेड एग्रीगेट मेथड, आपको बताना है डैश आर यूज्ड एज वेट्स। आपको बताना है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, जिसका दूसरा नाम आता है वेटेड एग्रीगेट मेथड, इसमें हम किस चीज को कंसिडर करते हैं एज वेट्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज क्वांटिटीज कंज्यूम्ड इन द बेस ईयर, एज इट इज। आप ये पॉइंट याद रखोगे। अब अगर हम यहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे, वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 इंटू 100, जो कि फॉर्मूला आती है सिंपल एग्रीगेट मेथड की। अब यहां पे हम किसको कंसिडर करते हैं एज वेट्स, बेस ईयर क्वांटिटीज को, और बेस ईयर क्वांटिटीज को हम डिनोट करते हैं Q0 से, तो ऊपर भी Q0 आ जाएगा, नीचे भी Q0 आ जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर यूजिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, दिस इज सेम एज दैट ऑफ लास्पीयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, ये पॉइंट भी आप अच्छे से याद रखोगे। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 19। इन डैश मेथड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज ऑब्टेन्ड, एक सेकेंड, इन डैश मेथड the cost of living index is obtained on taking the weighted average of price relatives, the weights being the values of the quantities consumed in the base year। आपको बताना है कि वो कौन सा मेथड है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का, जहां पे हम क्या करते हैं, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स लेते हैं, और साथ ही साथ वेट्स हम लेते हैं वैल्यूज ऑफ द क्वांटिटीज कंज्यूम्ड इन द बेस ईयर। उस मेथड को हम बोलते हैं फैमिली बजट मेथड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एज इट इज। ये पॉइंट आप याद रखोगे। और यहां पे अगर हमें
कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कैलकुलेट करना होगा तो वो किसके बराबर होगा? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इन केस ऑफ फैमिली बजट मेथड वो होता है बराबर समेशन ऑफ WI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ W, वह W रिप्रेजेंट करता है वेट्स को और I रिप्रेजेंट करता है प्राइस रिलेटिव्स को। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया I जो होता है हमारा प्राइस रिलेटिव, ये किसके बराबर होता है? पहले ही लेक्चर में हमने इसकी फॉर्मूला की है, दैट इज इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100। ठीक है, और यहां पे जो वेट्स होते हैं W का वैल्यू आता है बराबर P0 Q0, ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। अब अगर हम यहां पे इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फॉर्मूला में तो वैल्यू क्या आ जाएगा? समेशन ऑफ W का वैल्यू क्या आ रहा है? P0 Q0 इंटू क्या आ जाएगा? I, प्राइस रिलेटिव किसके बराबर होता है? P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? डिवाइड बाय आ जाएगा समेशन ऑफ W का वैल्यू क्या आता है? P0 Q0, तो यहां पे मैं लिखूंगा P0 Q0। फाइन, अल्टीमेटली हम क्या करेंगे? यहां पे कैंसिलेशन थोड़ी बहुत करेंगे, P0 और P0 यहां पे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? ऊपर बचेगा समेशन ऑफ, यहां पे बचा P1 और यहां पे बचा Q0, तो मैं पहले लिखूंगा P1 Q0 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? समेशन ऑफ P0 Q0 और इंटू क्या आ जाएगा? 100। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इन केस ऑफ फैमिली बजट मेथड। और अगर आप देखोगे दिस इज सेम एज दैट ऑफ जो हमें वैल्यू मिला था इन केस ऑफ वेटेड एग्रीगेट मेथड। बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। विच अमंग द फॉलोइंग इज /R यूजेस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी यूजेज आती है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर की, किस किस पर्पस के लिए हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। स्टार्टिंग विथ ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन 1, यूज इट टू डिटरमाइन परचेजिंग पावर ऑफ मनी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की मदद से हम परचेजिंग पावर ऑफ मनी को कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बताया दैट परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल और यू कैन से द रेसिप्रोकल ऑफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, अब अगर आपको पता होगी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का वैल्यू तो आप परचेजिंग पावर ऑफ मनी का वैल्यू आराम से डिटरमाइन कर सकते हो। ऑप्शन बी की अगर हम बात करेंगे, यूज इट टू डिटरमाइन रियल वेज, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हम रियल वेज को कैलकुलेट करने के लिए भी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल कर लेते हैं। और रियल वेज किसके बराबर होती है? रियल वेज होती है बराबर मनी वेज। एक सेकेंड, ये होता है बराबर मनी वेज। ओहो, एक सेकेंड, रियल वेज होती है बराबर मनी वेज डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इंटू 100, ये पॉइंट भी आप एज इट इज याद रखोगे। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की मदद से हम रियल वेज को भी कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, रियल वेज क्या राइज हो रहे हैं, फॉल हो रहे हैं, इस सब चीजों के बारे में भी हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम ऑप्शन नंबर 3 की बात करेंगे, यूज इट टू रेगुलेट डियरनेस अलाउंसेस। गवर्नमेंट या जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंडस्ट्रीज होती हैं, वो अपने एम्प्लॉयज के डीए को भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इनके लिए क्या सूटेबल डीए रहेगा, डियरनेस अलाउंस रहेगा। या अगर कोई प्राइवेट कंपनी है एज एन एग्जांपल, उनको कितना बोनस देना है, इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ठीक है, यूज इट फॉर डेफिलेटिंग इनकम, ये पॉइंट भी आप एज इट इज याद रखोगे, ये भी इसकी एडवांटेज आती है और यूजेज आती है। और लास्ट ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे, यूज इट वाइडली इन वेज नेगोशिएशन। वेज नेगोशिएशन के लिए भी हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल कर लेते हैं। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। बाय दिस हमने अपने स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के 8 टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अभी बस 2 टॉपिक्स पेंडिंग है, और वो 2 टॉपिक्स कौन कौन से हैं? वन इज डेमोग्राफी, छोटा सा ही टॉपिक है, होपफुली 1 या 2 लेक्चर्स के अंदर कवर हो जाएगा। और लास्ट वाला टॉपिक हमें पढ़ना है, दैट इज वाइटल स्टैटिस्टिक्स। तो होपफुली दो हो गए, 4 या 5 क्लासेस के अंदर अंदर हमारा सारा का सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, तो होप यू लाइक द सेशन। अगर अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।